अंबानी साहब फुटबॉल क्लब खरीदने वाले थे। कौन सा फुटबॉल क्लब, और वो फुटबॉल क्लब क्यों नहीं खरीद पाए, और अब किस फुटबॉल क्लब की बात हो रही है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और ये जो सुपर रिच होते हैं, ये फुटबॉल क्लब्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि फुटबॉल क्लब चलाना एक घाटे का सौदा है। और कोई सुपर रिच ट्विटर खरीद के घाटा कर सकता है, मगर हमारे गुजराती भाई ऐसा नहीं करते। तो घाटे का सौदा होता है ये, बट उसके बावजूद इसमें क्यों पढ़ना चाह रहे थे अंबानी, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सो गाइस, कौन सा क्लब खरीदने वाले थे अंबानी से? तो अंबानी सर पहले लिवरपूल खरीदना चाहते थे। काफ़ी लंबे टाइम से सपोर्ट रहा है मेरा लिवरपूल पे। और मैं इसीलिए बहुत खरीदने खुश हो वाले गया थे। था। मैं बहुत खुश हो गया था कि इंडिया में क्या है कि लिवरपूल का बहुत ही बड़ा सपोर्ट बेस बन जाएगा। एशिया में बन जाता है वैसे। इंडिया तो एशिया में पिछले कुछ साल में उनके फैंस बढ़ भी गए हैं। सिंगापुर और थाईलैंड बहुत इसमें आगे रहे हैं। लेकिन इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पे ये हो जाता। और फिर बात चली कि नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही कम बिडिंग लगाई उन्होंने। 7 बिलियन शायद मॉर्गन स्टैनले ने, जो भी ओनर्स हैं, उन्होंने ऑडिटिंग के लिए दिया था क्लब। 7 बिलियन रेट लगाया गया था, $7 बिलियन। और अंबानी अपने गुजराती भाई उसको 4.5 या $5 बिलियन में खरीदना चाहते थे। तो क्योंकि यूएस के ओनर्स हैं, तो वो गुजराती भाई से पहले से बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा ही कम हो जाएगा। फिर बात हुई कि आर्सेनल खरीदेंगे। उसमें एनजे ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन आर्सेनल की क्या है कि ओनरशिप आसान नहीं है लेना। तो वो भी नहीं खरीद पाए। अब देखते हैं वो क्या खरीदते हैं। लेकिन काफ़ी बिक रहे हैं क्लब, काफ़ी खरीदे जा रहे हैं, काफ़ी बेचे जा रहे हैं। और ये हमने पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही देखा है। सुपर रिच इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एक स्टेटमेंट हो जाता है प्रमोशंस का, ब्रांडिंग्स का। और मेन फ़ायदा तो यहीं से आता है, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांडिंग्स और बाकी चीज़ों से। क्योंकि फुटबॉल में आके आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है ये करना। पहले ही से बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो इसको एक ब्रांडिंग और क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, अदर प्रोडक्ट्स प्रमोशंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसा आईपीएल में भी करते हैं मुझे लगता है, या बाकी भी कई सारी चीज़ें देखी गई हैं स्पोर्ट्स में। जो फ्रेंचाइजेस खरीदी जाती हैं, वैसे ही फुटबॉल क्लब उन सारी फ्रेंचाइजेस का मतलब बाप है। तो आगे एनजे इस पे बताएंगे। बात एकदम सही गई। जैसे कहा आपने शशांक भाई कि घाटे का सौदा है। डेफिनेटली फुटबॉल क्लब में आप प्रॉफिट बनाने नहीं आते। फुटबॉल क्लब आप खरीदते हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, और कुछ हद तक वाइट वॉशिंग भी एक लफ्ज यूज किया जाता है। बेसिकली उसका मतलब ये है कि आपके पास ब्लड मनी है, ऑयल मनी है, जो आपने जैसे तैसे बनाया हो, और आपको अपनी इमेज इम्प्रूव करनी हो तो आप वो पैसा फुटबॉल क्लब में लगा देते हैं, एंड देन वो आपकी लेजिटिमेट रेवेन्यू बन जाता है। तो एक एक रीज़न ये भी होता है। आपने देखा होगा काफ़ी रशियन ओलिगार्क्स काफ़ी फुटबॉल क्लब्स खरीदते हैं। जैसे आपके रोमान अब्रामोविच ने खरीदा था चेल्सी को। वो कहा जाता है सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ही करी थी। ये सुपर रिच लोगों जो आके क्लब्स खरीदते हैं उनकी उनसे ही शुरू हुई थी 2002 या 2001 में। एंड चेल्सी एकदम से ऊपर आ गई थी टीम। पहले कभी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, शायद एक ही बार लीग जीते थे 1950s में। एंड बेसिकली उनको ज़्यादा कोई जानता नहीं था, लेकिन अब्रामोविच के खरीदने के बाद काफ़ी उनका नाम पॉपुलर हुआ, और अब तो टॉप 4 में हमेशा उनका नाम लिया जाता है। तो ये शुरुआत हुई थी, उसके बाद इतना ज़्यादा एकदम से इंक्रीज नहीं हुआ ये इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब मैन सिटी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया 2011 में, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि फ्लड गेट्स खुल गए, और बहुत सारे आपके कंट्रीज भी आके इन्वेस्ट करने लगे, नॉट जस्ट सिंगल इंडिविजुअल्स। तो यूएई के प्रिंस ने मैन सिटी को खरीदा। कतर के गवर्नमेंट का आपका पीएसजी चल रहा है कतर कतर के पैसे से, और अब न्यूकासल को सऊदी अरेबिया ने खरीदा है। तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये सब शुरू हो गया है। और इससे प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि अब ये जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं और गवर्नमेंट्स हैं जो क्लब खरीद रहे हैं, दे वो पैसा ज़्यादा दे सकते हैं। एक मीडियोकर या एवरेज प्लेयर को भी वो इतना पैसा देंगे जो
पहले टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को मिलता था, तो उससे मार्केट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाती है, और आर्सेनल जैसे क्लब हैं या लिवरपूल जैसे क्लब हैं जो अपनी कमाई का स्पेंड करते हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। यूएफा ने फाइनेंशियल फेयर प्ले करके एक स्कीम शुरू करी थी, बट वो काम करी नहीं ज़्यादा, वो तो एक अलग वीडियो पे बनाया जा सकता है, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। और आजकल अगर बस ये इस स्कीम को आप शॉर्ट में समझा दें। शॉर्ट में ये है कि यूएफा ने बोला था जो आपका क्लब का इनकम है टिकट सेल से या प्लेयर सेल से, या अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कराया है ओनर ने, तो वो जो इनकम है उसी से आप प्लेयर खरीद सकते हैं, अलग से आप प्लेयर खरीदने का पैसा नहीं ले सकते। और इसके लिए उन्होंने एक मार्जिन दी थी कि 2 या 3 साल का एग्रीगेट लिया जाएगा, उसमें अगर आपने ज्यादा स्पेंड किया अपनी अर्निंग से तो आपको पेनल्टीज लगेंगी, आपके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, ये सब होगा। लेकिन मैन सिटी पे वो थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन मैन सिटी कैस करके एक कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट, वहां तक चले गए, और मैन सिटी के पास ऑब्वियसली लॉयर ज्यादा अच्छे हैं, तो उन्होंने यूएफा को भी हरा दिया उस चीज में, तो बेसिकली वो फ्लॉप हुआ। तो आजकल तो बस जो भी जितना भी स्पेंड करना चाहे कर सकता है, एंड उसका रीजन यही है, उनको ब्रांडिंग चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको वाइट वॉशिंग करनी है, और प्रॉफिट बेसिकली उनका पर्पस नहीं है यहाँ पे। और ये फिनेंस। जी बोले साथी। हाँ हाँ, आप प्रोसीड करें शशांक। मैं ये कह रहा था कि ये अगर अंबानी खरीद लेते हैं, जैसे आर्सेनल खरीदने की बात हो रही है, तो अब वो इन्वॉल्व हुए तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर कोई अच्छी टीम खरीद लेते हैं या कोई भी क्लब वो खरीद लेते हैं, तो उसका भारत के फुटबॉल पे क्या असर पड़ेगा? एक एक प्लस पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो ये हो सकता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं जो अभी एकेडमी में आना शुरू कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है अंबानी अगर चाहें तो ग्रास रूट्स फुटबॉल इंडिया में डेवलप कर सकते हैं। लिवरपूल को अगर ले लेते तो एक वो ब्रांडिंग हो जाती है, एसोसिएट हो जाते हैं, तो इंडिया के बच्चे वहां जाके थोड़ा सीख सकते थे। एक तो ये डेफिनेटली होता, जो बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट होता, जो सबसे रेलिवेंट इम्प्रूवमेंट होता। दूसरा इम्प्रूवमेंट ये हो सकता था कि इंडिया में जो फैंस हैं उनको पता चलता कि हमारा एक इंडियन ओनर है किसी क्लब का, तो लिवरपूल का सपोर्ट बढ़ जाता, और इनडायरेक्टली फुटबॉल की फॉलोइंग बढ़ जाती, बिकॉज पीपल इंटरेस्टेड हो जाते। जैसे इंडिया की भी टीम आई थी फार्मूला 1 में, तो थोड़ा सा एक अपटिक मिला था लोगों को कि चलो फार्मूला 1 देखी जाए, तो सेम काइंड ऑफ एक्सपोजर और इंटरेस्ट लोगों का डेवलप होता फुटबॉल की तरफ। तो ये 2 पॉइंट मुझे लगे हो सकता है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो अभी रिसेंटली अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, मेन और वुमेन दोनों का। तो इस तरह से मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इंडियन टैलेंट को मिल रहा था। तो अगर ऐसी साइनिंग हो जाती, प्लस अंबानी ने आईएसएल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, आई थिंक चेन्नई एफसी को वो को ओन करते हैं विद महेंद्र सिंह धोनी, तो उसमें भी उन्होंने को इन्वेस्टमेंट की हुई है। प्लस ये, और आई थिंक एक फुटसल करके भी एक कुछ शुरू हुआ था विद रोनाल्डिनो, उसमें थे। तो इस तरह से ट्राई तो बहुत किया गया है कि इंडिया में भी इस जगह स्ट्रक्चर हो, और अगर अंबानी कोई बड़ा क्लब खरीद लेते हैं तो हमारे प्लेयर्स को वैसी अपॉर्चुनिटी मिल पाती, उनको स्काउट्स मिल पाते, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाते। दूसरी बात मैं जो हाईलाइट करना चाहता कि क्लब का फाइनेंसेस जो होते हैं बहुत ही वेरिएबल होते हैं। मतलब बार्सिलोना का ताज़ा एग्जांपल देखें कि अभी इस बीच में क्लब प्रेसिडेंट्स जो उनके लगातार चेंज होते रहे, और कई बड़े प्लेयर्स को उनको छोड़ना पड़ा, मेसी को छोड़ना पड़ा। तो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो जाता है। और जो ये परचेजिंग पावर पैरिटी की जो बात है, तो जैसा आर्सेनल के बारे में सिद्धार्थ बता रहे थे, तो आर्सेनल मतलब ये तो अभी परचेसिंग पावर बढ़ गई आफ्टर 2011, लेकिन मैं एक चीज पे आपका ध्यान ले जाऊं तो 2004 में जीतने के बाद, मतलब वो 2003 में आई थिंक जीतने के बाद, लीग जीतने के बाद उनकी टीम साल दर साल कमजोर होती गई, क्योंकि उन्होंने स्टेडियम में इन्वेस्ट कर दिया। और मतलब उनके जो एकेडमी के प्लेयर्स उभर के आते थे, जो अच्छा खेल गया उसको लोग ले गए। फैब्रिगास निकल गए उनके, एक साल उनके वैन पर्सी अच्छा खेल गए तो वैन पर्सी निकल गए। तो इस तरह से वो टीम दोबारा कभी लीग जीत नहीं पाई। तो इस तरह से काफी वेरिएबल्स
इधर इधर होने से जो है क्लब के डायनेमिक्स में चेंज आ जाता है। आप अच्छा खेल रहे हो, उससे खेल से कोई मतलब नहीं रह जाता है, प्योरली बिजनेस बन जाता है वो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। सारी बातों से सहमत। बस मुझे ये लगता है कि अंबानी ने अब हाथ, इतनी न्यूज़ आ गई है, हाथ डाल ही दिया है, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा शॉक होगा, कोई ना कोई क्लब नहीं खरीदेंगे तो, क्योंकि उनका पूरा मूड लग रहा है गुजराती भाई का। तो अब शायद कोई ना कोई क्लब हाथ में आने ही वाला है। किस तरह से आएगा, क्योंकि सेल पे है, लिवरपूल भी सेल पे है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी सेल पे है। और लिवरपूल के ओनर्स ने तो पिछले कुछ साल से इमोशनली कनेक्ट कर लिया फैन से। ग्लेजर्स जो कि मैन यूनाइटेड के ओनर्स हैं, बैंकर्स हैं यूएस के, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है अपने फैन से। आर्सेनल ऊपर नीचे चल रहा है, अभी ऊंचाई पे है, तो कम बातें हो रही हैं, लेकिन हाँ ज़रूर वहाँ पे भी वेलकम किया जाएगा अगर ख़रीदा जाता है। क्योंकि न्यू कासल मैन सिटी बहुत झटके से बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और मुझे लगता है कि अभी अंबानी जी का फिर से टाइम आएगा काफ़ी अच्छा कोई एक क्लब खरीदने का। Alright. और अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की बात करें, क्लब मैनेजमेंट की बात करें, तो क्लब मैनेजमेंट में पूरा एक क्या होता है, क्योंकि ये आईपीएल की टीम की तरह नहीं है कि आपने टीम खरीद ली, प्लेयर्स बना दी और आप किसी भी स्टेडियम में जो पहले से है वहां जाके खेलते हैं। इसमें आपको एक स्टेडियम भी खरीदना पड़ता है और भी काफ़ी सारे प्रोसेसर्स होते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में समझे कि क्या है क्लब मैनेजमेंट का प्रोसेस, और बाकी सारे जो क्लब्स हैं उनके मैनेजमेंट से भी क्या सीखा जा सकता है। बात ये है कि असल में क्लब के साथ स्टेडियम आता है इसमें, तो काफ़ी महंगा हो जाता है ख़रीदना। और वो क्लब्स जो हैं, जैसे आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड जिनका पुराना स्टेडियम है, लिवरपूल एनफील्ड है, आर्सेनल एमिरेट्स है, बड़े बड़े स्टेडियम, एतिहाद स्टेडियम है मैन सिटी का, और क्या कहते हैं, तो स्टैमफोर्ड ब्रिज चेल्सी का। ये छोटे स्टेडियम्स नहीं है, जैसे आपका शायद हर मोहाली का स्टेडियम है पंजाब किंग्स 11 का आईपीएल में, उतना बड़ा स्टेडियम नहीं होगा जितना ओल्ड ट्रैफर्ड होगा। 98,000 लोग आ सकते हैं एक बार में ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो ये छोटे मोटे स्टेडियम्स नहीं हैं। इन स्टेडियम्स के अंदर दुकानें होती हैं, बहुत होटल्स होते हैं। टॉटनहम का स्टेडियम बहुत फेमस है, यूट्यूब पे वीडियो है, शायद हम दें इसके साथ, लिंक के साथ डाल देंगे तो आप देख सकते हैं उनके स्टेडियम्स। डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं इन पे, बड़े आपको अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। और उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट साथ में आता है। जैसे नज्जू ने कहा कि एनजे बता रहे थे अभी कि जब एक कंट्री एक स्टेडियम को एक क्लब को खरीद लेती है, दिक्कत क्या होती है। जैसे आपके गली में दुकानें होती हैं, अब समझ लीजिए एक दुकान एक कंट्री चलाने लग जाए, पूरी की पूरी कोई देश चलाने लग जाए, अमेरिका कोई एक दुकान खोल के बैठ जाए, तो बाकी कोई भी दुकान वाला दुकान चला नहीं पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ सब मिलेगा, उनकी दुकान सबसे अच्छी होगी। तो वैसे ही जब एक क्लब खरीद लेती है एक पूरी कंट्री, तो उनका मैनेजमेंट जाहिर सी बात है सबसे बेस्ट लोगों को ले आएंगे, लॉयर्स, मैनेजर्स, प्लेयर्स, ऊपर से टीम होती है, स्टाफ होता है, शेफ्स होते हैं, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, इन सब का आपको एक क्या कहते हैं, पूरी टीम बनानी पड़ती है। मैंने तो शायद 1% भी अभी तक नहीं बोला है। तो ये सब आईपीएल में नहीं होता है, क्योंकि आईपीएल में आपको सिर्फ एक फ्रेंचाइजी ओन करते हैं, आप यहाँ पूरा क्लब ओन करते हैं। और रोल भी बहुत डिफरेंट होते हैं फुटबॉल में, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज खेलती हैं। और काफ़ी हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे भी देखा कि कितना इंटेंसिफाई हो जाता है माहौल। तो इसलिए आपका जो क्लब ओनरशिप है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है एक फ्रेंचाइजी ओनरशिप से। जी, धीरे धीरे ये चीज़ें बाकी स्पोर्ट्स में भी आ रही हैं और उनको इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन फुटबॉल इसमें काफ़ी आगे रहा है स्पोर्ट्स के मामले में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मेंशन करूंगा, जैसे सिटी के बारे में हम लोग बोलते हैं, मैन सिटी जो क्लब है, तो वो एक अकेला क्लब नहीं है। जो आपका यूएई के जो प्रिंस का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ मैन सिटी में पैसा नहीं लगाया है, उन्होंने एमएलएस में उनके पास क्लब्स हैं, अफ्रीका में उनके पास कुछ फीडर क्लब्स हैं। तो बेसिकली एक टर्म होता है फीडर क्लब, तो उसका पर्पस ही यही होता है कि वो किसी दूसरे छोटे कंट्री में किसी लीग में एक वो क्लब होगा, और उस क्लब से जो भी उभरते हुए खिलाड़ी होंगे उसको आप
रीरूट करके अपने जो बड़ा क्लब है जैसे मैन सिटी क्लब है तो उसमें आप जा ला के उसको खिलाना शुरू कर देंगे, तो बेसिकली एक नेटवर्क वो लोग बना लेते हैं अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें तो मैन सिटी उनका समझ लीजिए एक फ्लैगशिप टाइप का क्लब हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे उनके दर्जन समझ लीजिए क्लब्स हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज में या कहीं छोटी छोटी लीग्स में हैं जहां से वो प्लेयर बेसिकली बटोरते हैं। चेल्सी का भी बहुत बड़ा एग्जांपल है इसमें, अराउंड उनके 50 से या 60 से ज़्यादा प्लेयर्स लोन पे हैं। तो बेसिकली वो प्लेयर्स खरीदते हैं, उनको लोन पे दे देते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं कि अगर ये इम्प्रूव हुआ तो ये चेल्सी के लिए खेलेगा, वरना इनको बेच के वो प्रॉफिट बना लेंगे। तो ये भी एक काफ़ी savvy बिजनेस अप्रोच होती है जो कुछ क्लब्स तो डेफिनेटली फॉलो करते हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं ये सब करने के लिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं? जी, हाँ। लगभग सब कुछ कवर हो ही गया है। Alright. अच्छा, सबसे इस समय अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आप लोगों के हिसाब से सबसे अच्छा किस क्लब का मैनेजमेंट है, और उसमें से हमें किस आदमी को अपनी मतलब अंबानी जी के क्लब में लाना है, मतलब घूस वूस दे के तोड़ ताड़ के कुछ भी करेंगे हम, किडनैप कराएंगे? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि 2022 मिस्टर में पेरेज मिस्टर पेरेज को गिराना चाहिए। मिस्टर पेरेज सुपर लीग खड़ी करना चाह रहे थे, बहुत सालों से रियल मैड्रिड पे कब्जा करके बैठे हैं। मेरे फेवरेट प्लेयर कैसिलास को रुला के भेजा है, तो मैं तो माफ नहीं करूंगा। काश हमारे फ्लो- अमानी भाई रियल मैड्रिड खरीद लें। फ्लोरेंटीना पेरेज से मतलब अगर रियल मैड्रिड खरीद ले जाते हैं अंबानी तो अपने आप में लेजेंड हो जाएंगे अंबानी। मतलब फिर उनसे कोई नहीं लड़ पाएगा फुटबॉल में, क्या दुनिया में नहीं लड़ पाएगा। जिन लोगों ने शायद नाम नहीं सुना हो, फ्लोरेंटीना पेरेस आज से नहीं 2006 से धूम मचाए हुए हैं। उन पे हम वीडियो नहीं, उन पे हम सीरीज ला सकते हैं पूरी पूरी। तो सात्विक ने काफ़ी अच्छा नाम लिया कि उनको वो अगर अंबानी भाई से हाथ मिला देते हैं तो सुपर लीग हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैनेजमेंट में तो मैं कहूँगा मैन सिटी का जो मैनेजमेंट है, जो उनके पीछे जो टीम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड और पॉलिश्ड कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, मैन सिटी अकेला क्लब नहीं है। तो उस लेवल का अगर मैनेजमेंट किसी को मिल जाए तो कोच करना काफ़ी आसान हो जाता है। पेप गार्डियोला काफ़ी बड़े कोच हैं, काफ़ी सेलिब्रेटेड कोच हैं, काफ़ी कुछ जीत चुके हैं, बट जहाँ पे भी वो गए हैं उनको पैसा ही पैसा मिला है। तो एक मैं तो ये कहूँगा उनका एक नेगेटिव अगर कुछ बोलना चाहूँ तो यही होगा कि हमेशा जहाँ गए वहाँ पैसा उनको बहुत मिला है। दूसरा जो नाम आता है मेरे दिमाग में वो है यर्गन क्लॉप। वो ऐसे कोच मुझे लगते हैं जो टैक्टिकली शायद गार्डियोला के लेवल पे तो ना हो, लेकिन जितना कम पैसे से उन्होंने जितना आउटपुट दिया है वो मुझे ओवरऑल ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। तो अगर कोई चाहेगा क्लब खरीदना तो मैं कोच तो क्लॉप को ही रखूंगा अगर मैं खरीद रहा होता किसी क्लब को। असल में लिवरपूल के कोच हैं यर्गन क्लॉप, और लिवरपूल का पिछले कुछ साल में जो इनपुट और आउटपुट रहा है इनकमिंग्स आउटकमिंग्स प्लेयर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा शार्प बिजनेस रहा है। पहले एडवर्ड्स थे उनके बिजनेस डायरेक्टर ट्रांसफर्स के, अब आजकल जूलियन वार्ड हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है, तो क्लॉप को काफ़ी मदद मिली है। तो क्लॉप ने जहाँ भी काम किया है वहाँ पे ट्रांसफर्स बहुत स्ट्रीमलाइन रखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स को साइन करके बहुत छोटे प्लेयर्स को बहुत बड़े जगह ले गए हैं वो। तो ये उनकी खासियत रही है, जाहिर सी बात है। तो इसमें सबसे अच्छी रही है ये कहानी लिवरपूल की ट्रांसफर्स में और मैनेजमेंट में। अगर किसी पुराने मैनेजर को पिक करना हो तो मैं आर्सेन वेंगर को भी जरूर पिक करना चाहूंगा। मतलब ब्रिलियंट टैक्टिक, और मतलब किसी भी एकेडमी से उभार के प्लेयर्स को जो वो लाते थे, अगर उनके पास लिटरली पैसा होता तो आई थिंक वो लगातार ही, जैसे मैन मैन यूनाइटेड का नाम ले जाता है, कितने सालों तक लीग जीतती रही, आर्सेनल का एक दबदबा होता फिर। स्टिल उन्होंने शो किया, मतलब उनके प्लेयर्स आप छीनते रहे, बट उस आदमी ने मतलब आई थिंक लगातार टॉप 4 फिनिश मारी है। सिर्फ अपने आखिरी के 1-2 साल बेचारे, वो होता है एंड में पीक से आप गिरते हैं, वो तो वो था आखिरी के 1-2 साल वो 5th फिनिश किया उन्होंने। लेकिन मतलब 20-22 साल तक इंटैक्ट रखना टीम को कोई छोटी बात नहीं है। वेंगर सर के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। मेरी ही टीम के वो कोच थे इतने साल से, तो मैं तो बोलना शुरू करूंगा तो काफ़ी रात हो जाएगी। लेकिन जैसा कि सात्विक ने कहा,
नॉट ओनली कोच बट वो इंसान इतने अच्छे हैं कि उनकी तारीफ जितनी करी जाए कम है। जाने से पहले 2018 में उनका लास्ट मैच था, तो बेसिकली कहने को उन्होंने खुद रिजाइन किया, बट बोला यही जा रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको फायर किया था बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं क्लब में वापस मैच देखने नहीं आऊँगा अगले कुछ साल, बिकॉज मैं चाहता नहीं कि मेरी जो लेगेसी है और शैडो है वो आने वाले कोचेस को इम्पैक्ट करे। और उन्होंने जो कहा वही उन्होंने किया। अभी 2022 के लास्ट मैच में वो पहली बार एमिरेट्स वापस आए मैच देखने 4 साल बाद। जो आदमी मतलब 20-22 साल से एक क्लब को कोच कर रहा हो और वो 4 साल तक एक बार भी मैच देखने ना आए, वो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि वो चाहते थे कि उन पे अटेंशन ना जाए, जो करंट कोच है, जो करंट सेटअप है, उनका ज़्यादा फोकस रहे। और उन्होंने वही किया, और जब वो वापस आए तो आर्सेनल ऑलरेडी टॉप पे थी, तो उन पे इतनी स्पॉटलाइट वैसे भी नहीं आती। तो ऑल इन ऑल मतलब एक बेहतरीन इंसान है वो, कोच तो ही है अपने ग्रेट। ऑलराइट, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले किस प्लेयर्स को आप सभी देखना चाहेंगे अगर अंबानी जी टीम खरीदते हैं तो? इंडिया का काफ़ी वो रहेगा, हम सभी लोगों को ऑटोमेटिक सपोर्ट उसी को जाएगा। भले नज्जू आर्सेनल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तब तो वो उसी टीम को सपोर्ट करेंगे, वरना जानते हैं क्या होगा। वरुण? अगर रोनाल्डो को छोड़ के कोई नया नाम लेना था। अगर लिवरपूल का ही सबसे ज़्यादा चांसेस था, पता नहीं अभी लिवरपूल के अलावा कौन सी टीम को लेने वाले हैं, बट अगर लेते हैं तो साडियो माने बहुत अच्छे प्लेयर थे, लिवरपूल के लिए काफ़ी अच्छा खेला हुआ है, तो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि उनको वापस आना चाहिए फिर से। ओके, चलिए, रोनाल्डो एंड सेकंड नेम सिद्धार्थ? मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेसी कभी ईपीएल में नहीं खेले हैं। रोनाल्डो तो लेजेंड है इंग्लिश प्रीमियर लीग के। मैं चाहता हूँ मेसी कभी आए, सिटी में आए भले ही, क्योंकि पेप गार्डियोला के बहुत क्लोज हैं। सिटी में आए, लेकिन आए 1 साल तो खेलें, उनको देखना चाहता हूँ मैं ईपीएल में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जब जगह लोग खेलते हैं। इनसे पहले जितने भी, मेसी से पहले जितने भी लेजेंड्स हैं, उनके पास एक बहुत खास बात रही है। आप किसी भी लेजेंड को उठाएंगे, कईयों का तो नाम नहीं लिया जाता, लेकिन सब बहुत अलग अलग लीग्स में खेले हैं। सुआरेस हो, विया हो, या क्या कहते हैं, कोई भी हो, ज़ाबी अलोंसो हो, किसी का भी नाम लिया जाए, तो अलग अलग लीग्स में खेले हैं। सिंगल लीग प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा प्लेयर अगर ईपीएल में खेलेगा तो मज़ा आएगा। सात्विक? मैं गोलकीपर्स का शो से बहुत ज़्यादा फैन रहा हूँ। इकर कैसियस मेरे फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे। तो अभी मैं देखना चाहूँगा, एक तो मेरे प्लेयर डिक्लाइन पे हैं, वो है ह्यूगो लॉरिस, टॉटनहैम के कैप्टन भी हैं और गोलकीपर भी। तो वो तो पूरे डिक्लाइन पे चल रहे हैं, तो उनका तो कैरियर सैडली एंड हो रहा है। बट मार्टिनेज, जिन्होंने हमें फाइनल में बहुत इम्प्रेस किया था, पूरे वर्ल्ड कप में ही एक्चुअली इम्प्रेस किया था, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या वो एस्टन विला छोड़ते हैं या क्या होता है उनके साथ। ऑलराइट, नज्जू? मैं चाहूँगा कि अंबानी सर आर्सेनल को खरीद लें, मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही होगा, आर्सेनल का सपोर्ट बढ़ेगा, मेरे और भी जान पहचान वाले शायद आर्सेनल के फैंस बन जाए, तो हम भी बनेंगे, हम डेफिनेटली भी बनेंगे। बिल्कुल 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 आर्सेनल के फैंस बन जाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। और जैसा कि बोला, मेसी अगर ईपीएल में आके खेलते हैं तो मोस्टली मैन सिटी में ही जाएंगे, अगर अगर कभी आए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आर्सेनल के लिए भी खेल जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो हाँ, मैं चाहूँगा मतलब किसी भी सिनेरियो में अगर मेसी आर्सेनल के लिए खेलते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। ऑलराइट, आर्टेटा, गार्डियोला और वेंजर के शागिर्द रहे हैं, मेसी खेलेंगे उनके अंडर में तो बिल्कुल। ज़रूर सेम टाइप का फुटबॉल ही होगा। एक एक और प्लेयर है सैंटी कजोरला करके, वो शायद सब लोग शायद यहाँ ना जानते हो, लेकिन आर्सेनल के वो प्लेयर रह चुके हैं, काफ़ी काफ़ी बढ़िया प्लेयर, फैन फेवरेट। और मैं मतलब वो ऑलमोस्ट मेसी से भी कम हाइट के हैं, और उनका ड्रिबलिंग स्टाइल भी आप कह सकते हैं कि मेसी जैसा ही है, लेकिन ऑब्वियसली डिस्काउंट स्टोर मेसी उनको आप बोल सकते हैं। मेरे काफ़ी चाहते प्लेयर हैं, तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन बने कि मेसी और कजोरला एक साथ खेलें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अब दोनों की एज हो गई है, काफ़ी रिटायरमेंट के क्लोज हैं, लेकिन दैट वुड बी माय आइडियल सिनेरियो। देखिए, ऑलराइट। एक दिन के फुटबॉल फैंस तो सैंटी कजोरला को नहीं जानते होंगे, लेकिन इस यहाँ पे बैठे सब लोग उनको लेजेंड ही मानते हैं।
कैजोला स्पेन टीम में भी काफी, मतलब काफी उनको बढ़िया उन्होंने, प्लेयर, काफी बढ़िया प्लेयर। अगर वो हाँ फिट रह जाते पूरी लाइफ टाइम अपने, तो वो बहुत ही बड़े लेजेंड होते। लेकिन जहां तक उन्होंने खेला फिटनेस, है, जितना मैंने देखा है, बहुत बढ़िया प्लेयर्स। वो डेनिस पेस बर्गैम, आई दो थिंक प्लेयर मैं पेस भी हमेशा नाम उनकी, लेता हूँ। पेस भी उनकी थोड़ी सी स्लो थी, वो थोड़े से फास्ट नहीं थे, और आई थिंक अभी जो गेम फास्ट पेस हो चुका है तो उसमें थोड़ा सा वो पीछे हट जाते थे, लेकिन उनकी ड्रिबलिंग और क्रॉसिंग अप टू द मार्क थी। ऑलराइट, वीडियो यहीं एंड करते हैं एंड विशिंग कि अंबानी सर कोई ना कोई टीम खरीदे। आर्सेनल खरीदे तो नज्जू को खुशी होगी और हम सब नज्जू की खुशी में खुश हैं, है ना। और कोई ना कोई टीम जरूर खरीदे, भारत के फुटबॉल को फायदा होगा और हम सब सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, ये तो गिवन है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स होप कि कोई टीम इंडिया के पास है।